हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे स्पेशल साइंस के प्रश्न को देखेंगे और यह जो साइंस के प्रश्न यह आपको आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है और इसमें हम लोग 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखने वाले हैं, याद करने वाले हैं, जो आपके रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 2018-2019 में पूछे गए सभी प्रश्नों का कलेक्शन है। तो आइए, आज हमारा स्पेशल साइंस का लेक्चर 2 है, क्लास 2 है। तो हम लोग एक एक प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न में कहा गया है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगा। तो अवतल दर्पण की फोकस लंबाई इक्वल टू होता है वक्ता त्रिज्या बाई 2, यानी r/2 होता है। तो इसका वक्ता त्रिज्या 20 दिया गया है, 2 से भाग दीजिए तो इसका 10 सेंटीमीटर इसका फोकस लंबाई आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ भी वो सेम बात है, फोकस लंबाई वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए देखते हैं 2 नंबर। 22 केजी के द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया 22 केजी और भी 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 1/2 गुने यहाँ 22 होगा और गुने 5 का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 275 जूल। यहाँ पर देखिए सेम 2 नंबर को यहाँ पे बनाकर दे दिया गया है। चलिए आ गया 3 नंबर। एक वाहक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध इक्वल टू रो एल बाई ए। अगला प्रश्न है 4 नंबर। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है आयोडीन। आयोडीन ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। थायरॉक्सिन ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन का स्राव करता है। जो हार्मोन का स्राव करता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जो गले में स्थित होता है। यह 2 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। पहला थायरॉक्सिन और आयोडायरोनिन को स्रावित करता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली और कंकाल को नियंत्रित करते हैं। पौधों में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ता है। जो पौधे के तने या जड़ की जो चौड़ाई या मोटाई होता है वह पार्श्व विभाजोता के कारण बढ़ता है। पार्श्व विभाजोता के कारण बढ़ता है। और शीर्ष की लंबाई अगर पूछे कि लंबाई बढ़ा है शीर्ष की, तो यह शीर्ष विभाजोता के कारण होता है। तो 5 का ऑप्शन ये सही है। 6 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है जो सोडियम पेरोक्साइड बनाने के लिए हवा के साथ सहजता से आसानी से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सोडियम पेरोक्साइड बनाता है और सोडियम पेरोक्साइड नमी को अवशोषित करता है और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण करता है। इसीलिए इसको यह संयोग न करे, रिएक्शन न करे, इसलिए इसे केरोसिन के तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे देखिए 7 नंबर। तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अगर इसको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो सीधा इसको आपको तापमान को 273 में जोड़ देना। दिए गए तापमान को 273 में जोड़ देना है क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन होता है। 8 नंबर देखिएगा। 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के शुरुआती वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 2 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले देख लिए क्या क्या दिया गया है। इसमें द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे वेग है, समय दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग यह शुरुआती वेग को यू कहा जाता है, यह दिया गया है। लेकिन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। हमें अंतिम वेग निकालना पड़ेगा। तो अंतिम वेग हम कैसे निकालेंगे। तो अंतिम वेग v इक्वल टू u प्लस at के फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा तो ए की जगह यहाँ पे ए की जगह माइनस जी होगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v का मान दिया गया 20 माइनस g का मान यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 कर देंगे और गुना समय 2 सेकंड। तो 10 दूना 20 और 20 कट जाएगा। तो यहाँ पर v का मान आ गया 0। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान निकालना थे 1/2
मास द्रव्यमान दिया गया 2 kg और चाल 0 आ गया है, तो यहाँ पे आपका जो गति ऊर्जा जो निकलेगा वह 0 हो जाएगा, 0 जूल। 2 नंबर सही है। यहाँ पर देखिए सेम चीज को बना कर दिया गया है। यहाँ पर आगे देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में क्या प्रकृति में कभी अकेला नहीं रह सकता है? प्रकृति में कौन अकेला नहीं रह सकता है? ऑप्शन है जड़त्व, बल, संवेग या वेग। तो प्रकृति में बल कभी भी अकेला नहीं रह सकता है, क्योंकि बल क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अगर बल कोई दो वस्तु ए और बी है और अगर ए बी पर फोर्स लगाएगा तो बी ए पर फोर्स लगाएगा। यह न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि न्यूटन के अनुसार बल दो निकायों के बीच परस्पर क्रिया है, इसलिए यह प्रकृति में कभी अकेला नहीं रहता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम का आधार है, यानी प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और यह बताता है कि बल हमेशा जोड़ी में होता है, यानी यदि ए बी पर बल लगाता है तो बी ए पर बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, CH4, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बायोगैस संयंत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होगा, CO उत्पन्न नहीं होगा। 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 18 और 8, और इसकी कक्षा हो जाएगा KLMN। K में 2, फिर यहाँ पे 8, फिर 18 और यहाँ पे 8 रखा जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा। 3 नंबर सही है। यहाँ पर देखिए सोडियम धातु को HCl के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया किया गया तो फिर यह सोडियम क्लोराइड नमक जो है यह लवण दिया और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है। यदि डैश होता तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होता। क्या अगर होगा तो सबसे अधिक जैव विविधता उत्पन्न होगा? तो सबसे अधिक जैव विविधता लैंगिक प्रजनन के माध्यम से उत्पन्न होता है। लैंगिक प्रजनन के माध्यम से सबसे अधिक जैव विविधता उत्पन्न होता है। निम्न में कौन सा कथन है जो गलत है? गलत कथन को चुनना है, चुनाव करना है। दाब कम होने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, बिल्कुल सही। यही कथन जो आपका गलत है। दाब कम होने से बर्फ का गलनांक कभी भी कम नहीं होता है। दबाव को अगर कम किया जाएगा तो बर्फ का गलनांक बढ़ जाएगा, अगर दाब अधिक किया जाएगा तब बर्फ का गलनांक कम होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं, तरल बूंदों का गोलीय आकार तरल पृष्ठ पे तरल पदार्थों में पृष्ठ तनाव के गुणधर्म के कारण होता है, बिल्कुल सही है। जो वर्षा का जो बूंद गोलाकार होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वाष्पीकरण केवल द्रव की सतह पर होता है। अधिक ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दाब के कारण ऊंचाई पर तरल पदार्थ कम तापमान पर उबलने लगता है। तो इसमें से सब सही है, बाकी ऑप्शन ए गलत है। किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है और इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2। इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम कोश देख लेते हैं या कक्षों की संख्या। तो KLMN ये सभी कोश होता है, कक्ष होता है। तो K में 2 होगा और इसका जो कक्षों की जो संख्या जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह 2n² होता है। अगर पहला संख्या हम निकालना है तो n की जगह 1 रखेंगे तो 2 का 1² 1 और 2 हो गया। अगर दूसरी कक्षा का निकालना है तो 2 गुना 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 गुना 4 दूना 8 आ जाएगा। अगर तीसरी कक्षा का निकालना है तो 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा। अगर चौथी कक्षा का निकालना है तो 4 का स्क्वायर गुना 2 तो 4 दूना 16 दूना 32। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो एम का पूछा है तो एम में 18 होता है। 3 नंबर सही है, 18। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कोश वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का सामान्य सूत्र 2n² होता है और जहां n कोश की संख्या को दर्शाता है। स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को क्या कहा जाता है? स्वाद का पता लगाने वाले संग्राहक को स्वाद संग्राहक कहा जाता है। 4 नंबर सही है, स्वाद संग्राहक। इनमें से कौन सा अम्ल का गुण धर्म नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल सही है। अम्ल स्वाद में कड़वा होगा, बिल्कुल गलत है। क्षार स्वाद में कड़वा होता, अम्ल नहीं। अम्ल एक क्षार के साथ लवण बनाता। अगर अम्ल और क्षार अगर संयोग करेगा तो लवण का उत्पादन होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता, बिल्कुल सही है। तो इसमें से ऑप्शन 2 गलत है, तो 18 का 2 सही हो जाएगा। अम्ल का एक और गुणधर्म होता है कि अम्ल का pH मान 7 से
कम होता है, 7 अगर होगा तो वह लवण हो जाएगा, और 7 से अधिक होने पर वह क्षार की प्रकृति को दर्शाता है। 19 नंबर है कि किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। तो लोहे की परत पर जस्ते की परत जो चढ़ाने की प्रक्रिया है उसे गल्वेनाइजेशन या यस्त्र लेपन कहा जाता है। 3 नंबर सही है। और इसमें जस्ते की परत को लोहे पर चढ़ाया जाता है। एक उठे हुए हथौड़े में क्या होता है। तो एक उठे हुए हथौड़े में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब मास द्रव्यमान हो गया, g मतलब ग्रेविटी, और h मतलब हाइट होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², और यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग होता है। आगे देखिए 21 नंबर, यदि किसी पिंड को त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार में t सेकंड का समय, एक बार घुमाने में या जाने में t सेकंड का समय लगता है, तो वेग किसके, तो v किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, वेग चाल किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो एक किसी वृत्ताकार पिंड है और इसको t समय में एक बार चक्कर लगाने में लगता है, तो इसके परिधि निकालना पड़ेगा। इसका परिधि 2πr होता है, और चाल, तो ये पूरा एक दूरी हो गया, और इसका अगर चाल निकालना तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी 2πr और समय हो गया t सेकंड, t सेकंड में चक्कर किया। तो देख लीजिए ठीक, और v बराबर यहाँ पर 2πr/t हो जाएगा, 2πr/t। 2 नंबर सही है। आगे 22 नंबर, जब हम आवर्त सारणी में समूह से नीचे जाते हैं तो क्या होगा। आवर्त सारणी में समूह से नीचे जाने पर क्या होता है, इसकी कक्षों की संख्या में वृद्धि हो जाता है, कक्षों की संख्या की में बढ़ोतरी हो जाता है। पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक उभयनिष्ठ मार्ग बनता है। तो यह जो उभयनिष्ठ मार्ग बनता है, यह कहाँ पर बनता है, तो यह मूत्र मार्ग में उभयनिष्ठ मार्ग बनता है, मूत्र मार्ग। अगला है 24 नंबर, मुंह का पीएच मान किस स्तर से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है। यानी पीएच मान कितना से अगर कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय होने लगता है। तो मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से 5.5 से अगर कम होने लगे तो दांतों का क्षय होना शुरुआत हो जाता है। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, एक धारा I एक प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाह कर रहा है और एक स्रोत के द्वारा प्रतिरोध में भी विभवांतर को बनाए रखा गया है, और समय t में स्रोत के द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा बराबर इसका फॉर्मूला होता है VIT इसका सूत्र होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।